नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारतीय कंपनियों का भारत में तो डंका बज ही रहा है, लेकिन अब दुनिया में भी भारतीय कंपनियों का डंका बजने लगा है। वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या फिर हमारे पड़ोसी देश हो। ऐसा ही एक फैसला लिया गया है अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से। अडानी का ये प्रोजेक्ट है जिसमें 6000 करोड़ से ज्यादा का निवेश पड़ोसी देश भूटान में किया गया है। वहां की एक सरकारी जो एजेंसी है, सरकारी जो कंपनी है, ड्रूक पावर एनर्जी, उसके साथ ये निवेश किया गया है। खास बात इसमें यह है कि भूटान की कुल जीडीपी लगभग 25,000 करोड़ है और अडानी की तरफ से जो निवेश किया गया है वो 6000 करोड़ रुपए, मतलब जीडीपी का 1/4 अडानी ने यहां निवेश किया है। किस तरीके से यह निवेश बढ़ेगा और किस तरीके से भूटान के प्रधानमंत्री के साथ यह डील हुई है, भारत के लिए क्या इससे फायदा होगा, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। ये जो फैसला अडानी ग्रीन्स की तरफ से लिया गया भूटान में निवेश करने का, और इतना बड़ा निवेश भूटान की जीडीपी को देखते हुए, भविष्य किस तरफ ये दिखाता है दोनों देशों के बीच के संबंधों का? देखिए, सबसे पहले तो भारत और भूटान के संबंधों के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं कार्तिक। करीब 12 से 13,000 करोड़ रुपए आपने बताया कि भूटान की जीडीपी करीब 25,000 करोड़ रुपए की है। तो 12 से 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने किया है और 6,000 करोड़ रुपए का ये नया इन्वेस्टमेंट अडानी ने कर दिया, जो करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। तो इस हिसाब से देखिए तो पूरे भूटान में, मतलब उसकी जितनी जीडीपी है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा, आप ऐसे भी कह लीजिए कि उसका 2/3 हिस्सा अगर आप उसको बांटते हैं तो करीब करीब मतलब 16,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो गया ये जी। तो इस हिसाब से भारत का इन्वेस्टमेंट लगा है, उसकी कुल जीडीपी का 2/3 हिस्सा सिर्फ भारत ने भूटान में लगाया है। और भारत भूटान को इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि शुरू से ही आप जब देखेंगे, वो चाहे वो दलाई लामा वाला झगड़ा हो, उसमें भी हमेशा भूटान के फेवर में भारत खड़ा रहा। डोकलाम में हमने देखा कि कैसे झड़प की स्थिति बनी, तब भारत ने अपनी सेना वहां तैनात की और आज भी भूटान की सीमाओं की रक्षा के लिए भारत की सेना वहां पर खड़ी रहती है। जब जब जरूरत पड़ता है भूटान में कोई आपदा आती है, भारत वहां तब भी खड़ा रहता है। भारत बेसिकली वहां पर 4 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। हम अडानी पर आते हैं और इस बात पर भी आते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भूटान के राजा ने अडानी को अपना देश बेच दिया। देखिए, देश बेच दिया ये एक गलत सेंस में साउंड हो रहा है जी। इसको सबसे पहले समझना, मैं यहीं पर थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं लोगों को। दोस्तों, बहुत सारे लोग भारत में सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि अडानी को भूटान के राजा ने अपना देश बेच दिया। ऐसा लिखना नहीं चाहिए। इसके पीछे एक और कारण बताते हैं। इससे क्या होता है कि हम जब ऐसा लिखते हैं तो हम जब दूसरे देश के साथ अपने संबंध है उसको बड़ा हल्का करके देखते हैं। भूटान के साथ हमारा संबंध इतना हल्का नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी भी देश को बेच देना ये इतना सरल नहीं होता है। कोई अपनी संपत्ति भूटान ने नहीं बेची है, बिल्कुल निवेश किया। दिखाइएगा जरा एक बार क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। अब आपको मोटे तौर पर समझाते हैं कि ये जो निवेश हुआ है अडानी की तरफ से 6,000 करोड़ रुपए का, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये बोट मॉडल पर हुआ है। बोट मॉडल क्या होता है? इसको कहते हैं BOOT, बोट मॉडल। अब ये बोट मॉडल क्या होता है? इसमें अगर किसी चीज पर मान लीजिए कि अडानी ने 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, तो वो 6,000 करोड़ रुपए क्या है? पहले बिल्ड करेंगे, यानी कि पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और खड़ा करने में जितना पैसा लगेगा वो भी हमारा होगा, मतलब अडानी का होगा। दूसरी चीज, ऑपरेट ऑन करेंगे, मतलब जब हम बना देंगे तो फिर हमको ऑन मिलेगा। ऑन करने का मतलब यह है कि एक खास ईयर्स के लिए हमें शायद वो लीज पर मिल जाएगा, हमें वो चीज लीज पर अब मिल जाएगी। उसके बाद हम उसको ऑपरेट करेंगे, मतलब जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने खड़ा किया वो हमारे ओनरशिप में आ गया एक खास टाइम के लिए। उसके बाद हम उस चीज को ऑपरेट करेंगे, उसमें जो भी खर्च आ रहा है वो भी हमारा ही है, मतलब अडानी का ही है, ठीक है। और आखिर में ट्रांसफर करेंगे। तो एक खास टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए कि 5 साल का लीज, 10 साल का लीज, 15 साल का लीज, 20 साल का, उसके बाद जब वो टाइम पूरा हो जाएगा 20 साल का, उसके बाद हम वो पूरी तरह भूटान को दे देंगे। वहां उसकी मालिक भूटान की सरकार हो जाएगी। तो ये बोट सिस्टम है, इसको सिर्फ भूटान ही नहीं अपनाता, नेपाल, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपनाते हैं।
पाकिस्तान भी आजकल अपनाने लगा। आपने देखा कि अमेरिका वहां पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो भी इसी सिस्टम पर, इसी आधारित इन्वेस्टमेंट है। चीन ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी इसी पर आधारित है। लेकिन वहां पर गलती ये हो गई कि 99 साल की लीज पर है, 100 साल की लीज पर। तो इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान कभी ले नहीं पाएगा उस चीज को। पाकिस्तान अब 99 साल बाद कौन सी सरकार होगी पाकिस्तान में, ये कौन जानता है। बिल्कुल, वो सरकार कैसे फाइट करेगी, वो सरकार कैसे वापस लेगी, उस समय की परिस्थितियां कोई नहीं जानता। मैं इसी वजह से ये बोल रहा हूं कि पता नहीं वो ले भी पाएगा पाकिस्तान या नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो ये जो अब जिस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट किया गया उसके बारे में बता देता हूं। उसको कहते हैं ड्रू ग्रीन पावर। ये सरकारी कंपनी है भूटान की। सरकारी कंपनी ड्रू ग्रीन पावर ने वांगशू जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया। और आज ये जो तस्वीर है इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि जब भूटान के नरेश आए, भूटान के नरेश उन्होंने गले लगा लिया अडानी को। और जो गले लगाया उससे जो संबंध है भूटान और अडानी के, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले भी भूटान में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने में और इन्वेस्टमेंट करने में अडानी का एक बहुत बड़ा, अडानी ग्रुप का आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसी वजह से फिर से भूटान के साथ एक बहुत बड़ा, आप इसे कह सकते हैं, एक ऐसा डील है जो भारत और भूटान के रिश्तों में सुधार भी लाएगा। ये एक तरीके से दो देशों के बीच की डील भी है और अडानी की डील भी है। तो इसे आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। भारत में ये भारत के लिए बड़ा मौका है कि हमने भूटान को एक तरीके से और अपनी दोस्ती गहरी कर ली। उसकी ज़रूरत थी, वो अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता था या प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहता था जिससे एनर्जी डेवलप हो सके। और आपको पता ही है कि अडानी पावर का काम ही है एनर्जी, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर इस तरह की एनर्जी हो जो कि जल विद्युत परियोजना से पैदा हो, जिसको हाइड्रो पावर बोलते हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती रहती है। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट इसी के लिए है। और कई बार कुछ साल पहले की स्थिति ऐसी थी कि बिहार में जो बिजली आती थी वो हम भूटान से लेते थे, या नेपाल में जो बिजली जाती थी वो भी भूटान से आती थी। इस तरह की चीज़ें होती थी क्योंकि उस समय बिजली उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं था। उस समय तो ऐसा था कि बिहार और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में चले जाएंगे, जो खासतौर पर पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में चले जाइए जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगते हैं, बिहार के कुछ हिस्से जो नेपाल के बॉर्डर से लगते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, वहाँ पर गाँव में बिजली पहुँची नहीं थी। वो तो 2014 के बाद से अभियान चला, उसके बाद से बिजली पहुँची हर गाँव में। तो ये एक सीन था। तो भूटान के साथ इन्वेस्टमेंट करके भारत ने एक अपनी दोस्ती का, एक मतलब गहरी दोस्ती का परिचय भी दिया है। तो इस हिसाब से हमें देखना चाहिए, ना कि हमें ये कहना चाहिए कि अडानी को भूटान के राजा ने अपना देश भेजा। अगर एक मतलब दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आपसे मैं सवाल पूछूं, जिस तरीके से चीन लगातार वो उसका वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट हो जो दो देशों को पैसा देता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर मतलब वो लोन में दबा देता है, तो क्या जिस तरीके से चीन अपना प्रभाव निवेश करके बाकी देशों में बढ़ा रहा है, भारत ने भी ये शुरू किया, भारत के प्राइवेट कारोबारियों ने शुरू किया कि भारत सरकार को भी चीन के प्रभाव को अलग, चीन के प्रभाव को और इस चीज को नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपसे चाह रहा हूं कि जिस तरीके से चीन देशों को अपने पाले में कर रहा है कि भारत को भी वैसा करने की जरूरत है। भूटान को भारत ने कैसे मदद की है? चीन वैसे मदद नहीं, चीन वही इन्वेस्ट करता है जहां उसको फायदा दिखे बिजनेस के लिए। हमने भूटान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, मतलब वहाँ स्कूल कॉलेज कैसे खुलें, हमने उस पर पहले काम किया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम ये आ गए कि हम प्रॉफिटेबल बिजनेस करेंगे आपके साथ। उसके बाद हमने वहाँ अस्पताल कैसे डेवलप हो उस पर काम किया। वहाँ की कई बड़ी सड़कें जो आप देख रहे हैं, जैसे भारत ने भी डोकलाम में सड़क बनाई, जिस डोकलाम में चीन के साथ विवाद था ना, आपको पता है जब जो विवाद हुआ था 2016-15 के आसपास, जी जी, उस विवाद को भारत ने सुलझाया कैसे? चीन के साथ तो सुलझाया ही, और उस पूरे डोकलाम के एरिया में भारत ने सड़क बनाई। तो ये कितनी बड़ी भारत की उपलब्धि है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी काम किया। मैं जब देख रहा था तो हम एनर्जी सेक्टर में भूटान को आत्मनिर्भर बनने में आज नहीं कई दशकों से मदद कर रहे हैं।
ये कोई 1-2 साल में हमने मदद नहीं की, कई दशकों से मदद करते आ रहे हैं। वहां के बैंकिंग सिस्टम को आप देखेंगे, भूटान का जो बैंकिंग सिस्टम है वो भारत पर निर्भर करता है। आज भी भारत सरकार की वैकेंसी कुछ निकलती है, कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं, उसमें भूटान के लिए सीटें होती हैं, भूटान के लड़कों के लिए सीटें होती हैं। आज भी भूटान में जो अधिकारी होते हैं, पता है आपको, वो जब अधिकारी बनते हैं वहां परीक्षा पास करके, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? भारत में होती है। हाँ, बहुत सालों तक तो ऐसा ट्रेंड था कि यूपीएससी के द्वारा जो यूपीएससी में सेलेक्ट होते थे, उनको जहाँ ट्रेनिंग जैसे कि मसूरी में दी जाती थी, अलग अलग जगहों पर दिया जाता था, वहाँ पर उनको बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती थी। भूटान में जो पुलिस सिस्टम काम करता है, वो पुलिस सिस्टम कहाँ से मदद लेता है? भारत से मदद लेता है। तो पूरी तरह भारत और भूटान की दोस्ती, एक दूसरे की निर्भरता आपने जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आज का नहीं है, कई दशकों पुराना है। तो उस रिश्ते को हमने और मजबूत किया है। हम चीन की तरह नहीं कि हम वहाँ पर पोर्ट बना देंगे, वो पोर्ट 99 साल लीज पर ले लेंगे। वो उस सिस्टम पर भारत काम करने में यकीन नहीं रखता है। और इसके उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान को भी देख सकते हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान में सर ने बताया कि शिक्षा का जो मॉड्यूल है, वो रोड की बात करें वो, और जो बांध है वो भी भारत ने बनाए, और बिना किसी मतलब लालच के। भारत को कोई लालच वहां नहीं है। भूटान हमारा एक रणनीतिक साझेदार भी है और दोस्त भी है, और यही वजह है कि भूटान अपने यहां चीन को एंट्री नहीं देता है, चीन के निवेश को एंट्री नहीं देता है। भूटान पूरी तरीके से भारत के ऊपर निर्भर है, ऐसा कहा जा सकता है, और ये सिर्फ एक दोस्ती है। बाकी अडानी ने जिस तरीके से इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है, वो वाकई में एक सराहनीय कदम है। सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।